नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही है कक्षा 7 हमारा अतीत, इसका पाठ नंबर 4 हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम प्रतिदिन कक्षा 6 से 12 तक के किसी न किसी एक पाठ पर एनसीईआरटी किताबों आधारित पाठों पर चर्चा करते हैं और साथ में उनके अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कक्षा 7 मुगल साम्राज्य, पाठ नंबर 4 हमारा अतीत। कक्षा 7 वालों का ये चर्चा शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, इन्होंने दिल्ली एवं आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप या महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस एवं मुगल शासक के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये लाल किला है, ये मुगलों के काल में ही बना है। दिल्ली का लाल किला है, यह मुगलों के काल में बना है और यहाँ से प्रधानमंत्री क्या करते हैं, भारत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपना भाषण या नहीं अपना संबोधन करते हैं। ये लाल किला आप लोग चित्र में देख पाए होंगे। मुगल कौन थे, इसके विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। मुगल अगर देखें तो माता की ओर से मंगोलों या नहीं चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। पिता की ओर से वह तैमूर के वंशज थे और तुर्की था जो, और माता की ओर से वे चंगेज खान के वंशज थे। इस प्रकार से मुगल दो राजवंशों का एक मेल था, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ क्या थी, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यहाँ स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। जैसे कि हमने देखा था कि जो तैमूर लंग था उसने 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया था और इसी के नाते मुगल जो थे तैमूर लिंग का वंशज अपने आप को दर्शाना या दिखाना चाहते थे। जबकि चंगेज खां का जो नाम जुड़ा था वह क्या था, विभिन्न नरसंहारों से जुड़ा था, इसलिए मुगल चंगेज खां के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते थे। देखें चित्र 2 में यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। 1700 जो ये चित्र यहाँ पर बनाया है तैमूर है और साथ में साथ उसके जो उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है। 1702 से 1712 के मध्य में यह मध्य में तैमूर है, मध्य में जो है यह तैमूर है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा। और साथ ही साथ इसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह है। दाईं ओर देखें तो मीरन शाह है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा था और उसके पिता अबू सईद बाबर के दादा थे, या नहीं बाबर का दादा का पिताजी हम कह सकते हैं। उसके बाद तैमूर की बाईं
और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ उमर शेख बाबर के पिता हैं। और यहाँ पर हम देखें तो तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर है, और उसके साथ अकबर है, और उसके साथ में यहाँ पर शाहजहाँ है। उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। यहाँ पर देखें हम हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर हैं। इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है। आइए देखें, आगे चर्चा करते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को देखें जो तैमूर और मुगलों की समूह का तस्वीर प्रस्तुत करता है। अभी आप लोगों ने चित्र एक देखा जिसमें कि तैमूर के साथ ही वो मुगल वंश ने अपनी पूरी जो चित्र छवि थी, पूरे जो शासन के बादशाह रहे थे उन सबों का यहाँ पर चित्र किया गया है। आइए देखें, मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30 ने जब भारत में 1949 में फरंगना राज्य का उत्तराधिकार 1494 ईस्वी में जब बाबर ने फरंगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और 1 वर्षों तक भटकने के बाद वह 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर उसने दिल्ली और आगरा को कब्जे में कर लिया। यहाँ पर देखें कि मुगल वंश का संस्थापक, नंबर 1 चीज़, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने 1526 में यहाँ पर लोदी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर क्या किया था, भारत पर कब्जा किया था। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य हुआ था। पानीपत प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई, और उसने दिल्ली एवं आगरा में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, और इसे ध्यान से पढ़िए, अगले पेज में आएगा। तालिका 1, क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरे थे। मुगलों और अहोम अध्याय 7 में देखेंगे, सिखों को अध्याय 8 और 10 में देखेंगे, मेवाड़ और मारवाड़ को अध्याय 9 में देखेंगे, और सफाविद ईरान के अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो गया? इस प्रकार से हम देखेंगे। चित्र 4 में आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 16वीं शताब्दी में ये क्या है, युद्धों में एक तोप और गोलाबारी की पहली बार इस्तेमाल हुआ। तोप का क्या हुआ? पहली बार इस्तेमाल हुआ पानीपत के प्रथम युद्ध में, और ये प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि बाबर के पास क्या थे? तोप थे। ऐसे ही यहाँ पर चित्र नंबर 3 दिखाया गया था, मुगल फौजें किस तरीके से चलती थी। आप लोगों को ये चित्र यहाँ पर दिखाया है। अभियान पर जब जाते थे, बीच में बिल्कुल हाथी पर सवार सैनिक होते थे, जबकि इसके चारों ओर घुड़सवार हुआ करते थे। तोप और ये चीज़ें भी अलग से होती थी। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए देखें। तालिका 1, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान एवं घटनाएं। जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है वो यहाँ पर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ था। इब्राहिम लोदी एवं अफगान समर्थकों को हराया बाबर के द्वारा। 1527 में खानवा में राणा सागा को हराया बाबर ने। राजपूत राजाओं उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध, राजपूतों को हराया, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली एवं
आगरा में मुगलों का क्या कर दिया, नियंत्रण स्थापित कर दिया। बाबर के प्रमुख 4 अभियानों को देखें तो हम कह सकते हैं कि बाबर सबसे पहले आया तो पानी पिया, पानी पीने के बाद उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद चाय पी, चाय पीने के बाद वह घर चला गया। 1529 में भी उसने एक युद्ध लड़ा। देखें, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध लड़ा 1526 में। नंबर 2, खाना खाया मतलब 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा। नंबर 3, फिर उसके बाद चाय पी, चंदेरी का युद्ध 1528 में। घर चला गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में इसने लड़ा था। आइए देखें हुमायूं के विषय में। हुमायूं के विषय में हम यहाँ पर देखें, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने क्या हो गया, फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। प्रश्न पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया। बलिग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। बलिग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया। ये डेटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुमायूं को भारत से निष्कासित करने वाले शासक का नाम बताइए। भारत से निकालने वाले शासक का नाम है जिसने हुमायूं को भारत से बाहर निकाला, शेर खां है। शेरशाह सूरी के नाम से जिसने शासन किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शहर की मदद ली और 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष ही इमारत के एक दुर्घटना से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इमारत के सीढ़ियों से गिर करके उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पर कि अकबर क्या था, मुगलों का सबसे महान शासक जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना या नहीं, 13 वर्ष कुछ माह में यह शासक बना। कहीं किताबों में आप लोगों को 14 वर्ष की उम्र में भी बताया जा सकता है। एनसीईआरटी कक्षा 7 के अनुसार 13 वर्ष है, तो हम 13 वर्ष ही मान के चलेंगे। उसके शासनकाल के 3 अवधियों में विभाजित किया जाता है। अकबर के शासनकाल को 3 अवधियों में, पहला कि 1556 से 1570 के मध्य अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अफगान निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा है, गोंडवाना है, अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। नंबर 2, 1570 से 1585 के बीच के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा अभियान चलाए, जिन्होंने 1579 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और भी जटिल कर दिया। नंबर तीसरी चीज़ है कि इसके शासनकाल को जो बांटा जाता है 1550 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन के अभियानों की शुरुआत भी हुई और बरार है, खानदेश है, अहमदनगर है, इसके कुछ हिस्सों पर उसने क्या कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। आइए देखें आगे जहांगीर के विषय में। जहांगीर का जो शासनकाल था वह 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। उसने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह से मुगलों की सेवा स्वीकार
कि उसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में भी राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, के विद्रोह हुए। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। उसके बाद शाहजहां, देखें आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं, 1627 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहाद लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर भी क्या हुआ, कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया, मतलब संधि के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और औरंगजेब की विजय हुई। दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसके शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। उसके बाद देखें औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। 1663 ईस्वी में उसने उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, लेकिन अहोमों ने 1680 में फिर से विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को स्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामले में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्हें अपने को स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया और स्वतंत्र घोषित करने के बाद मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। एक अकबर अलग था जो हमने देखा कि 1556 से 1602 ईस्वी तक शासन किया, और जबकि यहाँ पर हम देखें तो यह सम्राट अकबर औरंगजेब का पुत्र था। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। उसके बाद देखें अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1650 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। प्रश्न पूछा जाता है कि गोलकुंडा को या बीजापुर को मुगलों ने कब मिला लिया। मुगलों ने गोलकुंडा को 1650 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया। ऐसे ही गोलकुंडा को 1687 में मिलाया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों से जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातनियों, उत्तर पूर्व में अहोमों, दक्कन में मराठाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया और ये शासन जो था छिन्न भिन्न हो गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि अकबर का शासनकाल 1605 तक किस तरीके से था। यहाँ पर इस पर हम जल्द ही चर्चा करेंगे और इसके जो शेष भाग हैं उसको अगली चर्चा में हम सम्मिलित करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।